हेलो दोस्तों, एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री पार्ट थर्ड है, यानी थर्ड बुक है ये, और संविधान का निर्माण चैप्टर नंबर 15 है। तो दोस्तों ये वीडियो में दोबारा मुझे अपलोड करनी पड़ी है क्योंकि कुछ जगह साउंड का इशू आ रहा था, कुछ जगह नहीं आ रहा था। कुछ को ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि उसमें वॉइस कम आ रही थी, कुछ के लिए ठीक थी, तो सही नहीं होता ये सब। तो इसीलिए मैंने क्या करा, दोबारा मेहनत करके दोबारा से वीडियो बनाई है। अगर इसमें कोई साउंड का इशू हो तो बता देना, क्योंकि अब मैंने साउंड की सेटिंग ठीक कर दी है। आई होप कि ये सब कुछ अब ठीक हो गया होगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे हमने एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं, ठीक है। ये हमारे टेक्स्ट बुक जो है हमारे उसके क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो टॉपिक आप देख पा रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दो शब्द हमारे सामने हैं, एक है अल्पसंख्यक, ठीक है, दूसरा है बहुसंख्यक। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अल्पसंख्यक वो होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, जो संख्या में क्या हो, कम, वो अल्पसंख्यक है। और जो संख्या में ज्यादा हो वो क्या होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं। हैंडराइटिंग बहुत गंदी लिख रहा हूं मैं, आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा ये। तो देखो जैसे मान लो कोई जगह है, वहां पे रहते हैं 100 आदमी, वहां की जनसंख्या निकाली, पता लगा वहां पे 70 तो हिंदू हैं, 30 मुसलमान हैं। यानी हिंदू जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बहुसंख्यक, यानी उनकी संख्या ज़्यादा है। और अल्पसंख्यक हो जाएंगे मुस्लिम, क्योंकि उनकी संख्या 30 है। अब मान लो मैं दूसरी जगह जाता हूँ, वहाँ पे भी 100 आदमी रहते हैं, वहाँ पे जाके देखा तो 70 लोग रहते हैं मुसलमान और 30 लोग रहते हैं हिंदू। तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं, और जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बहुसंख्यक होते हैं। तो उस टाइम की बात है कि जब संविधान बनाया जा रहा था, तो अल्पसंख्यक किसको रखा जाए या अल्पसंख्यक कौन है, इस बात पे बहस चल रही थी। तो अल्पसंख्यक पे बात आई तो जो मुसलमान लोग थे वो ये कहते थे कि भाई मुसलमानों को अल्पसंख्यक के वर्ग में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि मुसलमानों की जो संख्या है, वो जनसंख्या है, वो क्या है, कम है, इसीलिए उनको अल्पसंख्यक रखे जाए। तो सबसे पहला पॉइंट बन जाएगा मेरा मुसलमान। अब यहीं से मैं साथ के साथ हेडिंग बनाते चल रहा हूँ। दूसरा देखो पॉइंट देखो, किसान जो आंदोलन के नेता थे, समाजवादी नेता, उनका नाम था एनजी रंगा। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एनजी रंगा। एनजी रंगा का मानना यह था कि अल्पसंख्यक शब्द जो है वो उनके लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो गरीब और दलित हो। गरीब और दलित लोग हैं वो अल्पसंख्यक में शामिल होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट बन गया गरीब एवं दलित। तीसरा पॉइंट है आदिवासी। आदिवासी नेता थे, वो ऐसा मानते थे कि आदिवासी जो लोग हैं उनको सदियों से क्या होता है, उनका शोषण हो रहा है, हमेशा से उनका शोषण होता आया है, इसलिए उनको संरक्षण की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या है, अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट बन गया आदिवासी। चौथे पॉइंट पे आते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था जो लोग अस्पृश्य हैं, यानी जिनको छुआछूत का शिकार माना जाता है, यानी ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति जो जिनको नीची जाति का माना जाता है या फिर उनका अपमानित किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को अल्पसंख्यक की कैटेगरी में डालना चाहिए। तो चौथे लोग कौन हो जाएंगे, जो अस्पृश्य थे, ठीक है। तो इन सबको अल्पसंख्यकों की कैटेगरी में रखने की बात चली थी। ये सभी अपने आप को अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित करते थे। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन देखो, प्रांतों के लिए ज्यादा शक्ति के पक्ष में क्या तर्क दिए गए। अब देखो भाई, हमारे देश में आपको पता है संघवाद है। संघवाद में क्या है दोस्तों, दो तरह की सरकार है। एक तो होती है हमारे यहाँ पे केंद्र की सरकार, दूसरी होती है हमारे यहाँ पे राज्य की सरकार। तो केंद्र की और राज्य की सरकार में देखो दिक्कत क्या होती है कि केंद्र और राज्य के बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अलग अलग सरकार होती है, तो उनके बीच में बनती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि केंद्र और राज्य में ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो उसका आंसर यही आएगा कि हमारा जो केंद्र है वो ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, राज्य के मुकाबले। तो यहाँ पे बात ये चली थी कि लोगों ने ऐसा कहा था कि राज्यों को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, यानी प्रांत, जहाँ पे शब्द है ना, प्रांत का मतलब है राज्य, स्टेट, ठीक है। इन्होंने बोला कि प्रांतों को ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए, इसके पक्ष में इन्होंने कुछ तर्क दिए। तो अब आप सोचो कि किसी देश में केंद्र की सरकार ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए हमारे भारत जैसे देश में, या हमारे देश में राज्य की सरकार जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो राज्यों ने जो तर्क दिए उसके पीछे क्या है।
केंद्र के पास बहुत अधिक जिम्मेदारी होंगी। इन्होंने बोला राज्यों ने कि केंद्र जो सरकार है उसके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो अच्छे तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी को कम किया जाए और राज्यों के बीच में बांट देना चाहिए ताकि केंद्र अच्छे से अपना काम कर पाए, उसकी कुशलता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो ऐसा कहा था राज्यों ने कि केंद्र जो होता है उसके पास बहुत सारा काम होता है, क्योंकि मान लो आज के टाइम पे हम देखें तो आज के टाइम पे 29 राज्य हैं और जिस टाइम पे हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 14 राज्य थे, यानी कि ठीक है एरिया तो उतना ही था पर राज्य कम थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पूरे देश को देखेगी केंद्र की सरकार तो जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, उससे कुछ जिम्मेदारी लेके राज्यों को दे दें तो उससे राज्यों की शक्ति भी बढ़ जाएगी और ऐसे में क्या होगा, केंद्र अच्छे से अपना काम कर पाएगा। दूसरा क्या होता है आपको पता है, राजकोषीय प्रावधान, यानी जो सरकार चलती है हमारी वो चलती है टैक्स पर। टैक्स जो मिलता है दोस्तों उसी से सरकार हमारे लिए योजनाएं बनाती हैं, नई नई पॉलिसीज लेके आती हैं। तो इन्होंने ये बोला कि आपको पता ही है कि जो ज़्यादा टैक्स होता है वो जाता है केंद्र सरकार के हाथ में। अगर इन्होंने कहा कि केंद्र को ज़्यादा टैक्स जाएगा तो राज्यों को क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, यानी उनसे टैक्स के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई जो बार बार मतलब उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कामकाज प्रभावित होगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, अगर राज्यों को ज़्यादा टैक्स वगैरह इकट्ठा करने की परमिशन मिल जाती है, राज्यों को ज़्यादा ताकत मिल जाती है, तो राज्य ऐसे में क्या कर सकते हैं, राज्य ऐसे में ताकतवर हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये कहा था पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि ये जो आज के टाइम पे जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा है ना, अगर इस तरीके से बंटवारा किया जाएगा तो उससे क्या है, देश की एकता और अखंडता को चुनौती मिलेगी, यानी देश की एकता और अखंडता को खतरा है ये। उनका कहना था कि यदि बिना सोचे समझे शक्तियों को ऐसे ही वितरण कर दिया जाएगा तो इससे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। यानी कि इन्होंने ये कहा कि शक्तियों का अगर सही बंटवारा नहीं हुआ तो आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि देश का भविष्य खतरे में आ सकता है और ये जो प्रांत वगैरह हैं वो केंद्र के खिलाफ क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि जो दलित समूह हैं, दलित, उनके समूहों की सुरक्षा के पक्ष में कुछ दावे हुए थे, उन पे चर्चा करो। तो देखो आप दलित समूह और समुदाय को अच्छे से जानते हैं, उनका हमेशा से शोषण हुआ था, उनके साथ गलत हुआ था, तो उन्होंने कुछ दावे करे थे अपनी सुरक्षा से रिलेटेड, उन दावों की बातें करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करी, यानी उन्होंने ये कहा कि दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि इनके साथ वर्षों से अत्याचार हो रहा है, हमेशा से इनको साथ गलत हो रहा है। ठीक है, और अत्याचार सहन करने के बाद अब उन्हें अधिकारों की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको पता होगा क्या होता था उनके साथ, छुआछूत का शिकार होना पड़ता था, मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं होती थी, सार्वजनिक जैसे कुएं वगैरह होते थे वहाँ पे नहीं जाने दिया जाता था, तो बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार होता था। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला भाई हमारे लिए अलग से निर्वाचन की मांग कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो दलित लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन की मांग कर दी। सेकंड जो टॉपिक है हमारा, हेडिंग है, वो ये है कि जो दलित जाति थी उनके प्रतिनिधि नागप्पा, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने सदा से कष्ट उठाया है, हमने हमेशा ही समस्या उठाई है, लेकिन अब हम अपनी बात मनवाना सीख चुके हैं। उनका कहना था कि संख्या की दृष्टि से अगर देखें तो हरिजन जो है वो अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि संख्या की अगर हम संख्या देखें तो उनकी संख्या काफ़ी थी, तो ऐसे में अल्पसंख्यक तो नहीं है वो, लेकिन समाज जो उनके साथ करता था वो अनदेखा मतलब गलत व्यवहार करता था। समाज में उनको परमिशन नहीं होती थी और वो मतलब नीची जाति के समझे जाते थे, उनको अछूत समझा जाता था, उनके साथ हमेशा गलत भेदभाव होता था। हजारों सालों तक इन जातियों को इतना दबाया गया था कि अब इन्होंने कुछ अपने बारे में सोचना ही बंद कर दिया था। इन सब दावों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, संविधान में ये बताया गया कि हिंदू और हिंदू मंदिरों में अस्पृश्यों के प्रवेश करने की अनुमति पूरी तरीके से दी जाएगी, यानी कोई उसको रोक नहीं सकता। हिंदू मंदिरों में अस्पृश्य लोग आराम से जा सकते हैं। पहले यही तो होता था, मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं होती थी। उन्होंने बोला कि अब मंदिर में जा सकते हैं, सार्वजनिक जगहों पे जा सकता है, कोई छुआछूत नहीं होगी और सरकारी नौकरियों में क्या मिलेगा, इनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये सारी बातें की गई थी। तो दलित समूह वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां
और एक मजबूत केंद्र की जरूरत के बीच बात करी, संबंध देखा। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्वेश्चन ये पढ़ा था कि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि राज्यों को अधिक शक्ति दी जानी चाहिए, कुछ लोगों ने उसके पक्ष में कहा था। अब ऐसे में ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे बात चल रही थी राज्यों को ज्यादा ताकत दो, यहां पे बात चल रही है कि केंद्र को ज्यादा ताकत दो, यानी जो केंद्र की सरकार है उसको ज्यादा ताकतवर बनाया जाए, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है भाई, संविधान सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति के वितरण को लेकर बहुत बहस चली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि प्रांतों को यानी राज्यों को ज्यादा ताकत देनी चाहिए, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि भाई केंद्र की जो सरकार है ना उसको ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। तो इस बात पे संविधान सभा को फैसला ले पाना मुश्किल पड़ रहा था कि केंद्र को अधिक ताकतवर बनाए या राज्यों को, बहस बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ऐसे में क्या हुआ, जो केंद्र के पक्ष में थे लोग, उन्होंने ये वाले सारे पॉइंट बताए हैं। देखो, इन्होंने ये बोला कि भारत जो है वो इतने सारे प्रांतों को एकता के सूत्र में बांधे रखने में केंद्र मजबूत होना चाहिए। यानी इन्होंने ये कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो बहुत विविधता वाला देश है, यहाँ पे अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, अनेकों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, ना जाने कितनी तरह के लोग हैं, कितनी तरह की उनकी विचारधाराएं, अलग अलग तरह की संस्कृतियां हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है हमारे देश में। और ऐसे में अगर पूरे देश में एकता बना के रखनी है तो ऐसे में क्या होना चाहिए, केंद्र की सरकार को ताकतवर बनाना चाहिए। ठीक है, याद आया आपको, पॉलिटिकल साइंस में भी एक पॉइंट है, एकता के सूत्र में बांधे रखना, 3 चुनौतियां, अगर शायद आपको याद हो तो। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, कि विभाजन के दौरान आपने देखा था कितनी हिंसा हुई थी, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आपस में हो गई थी लड़ाई, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में। तो ऐसे में क्या हुआ था, बहुत हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जान चली गई थी। तो वैसे ही सांप्रदायिक हिंसा हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुई थी। ऐसे में इन्होंने महसूस किया कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए, अगर केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी तो वो सांप्रदायिक हिंसा को सख्ती के साथ रोक सकेगी। लेकिन अगर यही ताकत राज्यों के पास होगी तो राज्य ऐसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि राज्य जो होते हैं वो केवल अपने दायरे तक सीमित रहते हैं, केंद्र जो होता है वो पूरे देश को देखता है। अगला ये है पॉइंट कि केंद्र का शक्तिशाली होना इसलिए भी जरूरी था दोस्तों, क्योंकि विभाजन जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो उसके कारण देश में देश जो था बहुत कमजोर हो गया था। और ऐसे में क्या था, एक शक्तिशाली सरकार की जरूरत थी, क्योंकि आपको पता है कि भाई आर्थिक संसाधन जुटाने जरूरी हैं, और अगर कोई मान लो बाहर का देश हम पे हमला कर दे तो उस बाहरी आक्रमण से अपने देश की सुरक्षा करना जरूरी है। तो ऐसे में कौन कर पाएगा, एक मजबूत केंद्र की सरकार होगी तो ही वो ऐसा कर पाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत ईजी लग रहे होंगे। अगला पॉइंट है कि प्रांतों में उठने वाले विद्रोह को दबाने के लिए, अब आप देखते होंगे कि 2 राज्यों के बीच में हो जाती है लड़ाई, जैसे हरियाणा, पंजाब है, इनके बीच में कुछ मुद्दे, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो आप ढूंढना क्या मुद्दे हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके बीच में कुछ मुद्दे हैं, अगर नहीं पता चलो बता देता हूँ। कावेरी नदी जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु कर्नाटक इनके बीच में विवाद है। अगर आपको ऐसे ही पता हो तो ऐसे ही और भी अन्य राज्य हमारे देश में जिनमें 2 राज्यों के में आपसी चीज़ों को लेकर विवाद है। तो ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी 2 राज्य आपस में लड़ जाते हैं किसी भी बात को लेकर। तो ऐसे में कौन अच्छे से सुलझा सकता है, एक मजबूत केंद्र की सरकार इन सारी चीज़ों को सुलझा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये। और इसके बाद क्या है कि देश की स्वतंत्रता के साथ आपको पता है रजवाड़े भी स्वतंत्र हो गए थे, और रजवाड़े हमारे देश में बहुत थे। अगर मान लो मैं यहाँ पे देश का नक्शा बना दूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, बहुत सारे जो हैं इस तरीके से, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना, ठीक है, छोटी सी जगह में बना रहा हूँ। तो इस तरीके से मान लो ये हमारे देश में बहुत सारे क्या हैं, रजवाड़े हैं। अब इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करना है, जो वल्लभ भाई पटेल की समझदारी के कारण हमारे देश में शामिल हो पाए थे। तो वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उनको शामिल करने में। अगर ये टूट जाते तो देश भी टूट जाता। तो ऐसे में इनको शामिल करने को के लिए भी क्या चाहिए थी, एक मजबूत केंद्र सरकार चाहिए थी। राज्य की सरकार नहीं कर सकती थी ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कब और किसने प्रस्तुत करा। तो दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो था बहुत ईजी है, आपको क्या पता होगा, आपने 11th क्लास में अगर ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि 11th क्लास में हमने पढ़ा है। ठीक है, एक पॉइंट था, मैं आपको यहां से बताता हूं, ध्यान से देखो। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946,
13 दिसंबर 1946। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें वो बना दिया गया था अस्थायी सदस्य। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट सदस्य बना दिया गया था। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने दिया था उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, क्या दिया था, उद्देश्य प्रस्ताव। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उस टाइम पे दोस्तों हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। ऐसे में क्या हुआ, नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव में हमारे आने वाले जो हमारा संविधान बनाया जाना था उसकी एक रूपरेखा बता दी कि भाई हमारे संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि देखो हमारा देश एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होना चाहिए, घोषित किया। नागरिकों को न्याय दिया जाएगा, समानता मिलेगी, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ये सारी बातें गई नेहरू जी ने। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए। क्वेश्चन ये है बहुत सिंपल कि गणराज्य शब्द जो है इसको इंग्लिश में रिपब्लिक बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है गणराज्य का? तो आप कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। अब ये जो है नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये ऐतिहासिक क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारा जो संविधान बना है ना दोस्तों वो इसी की रूपरेखा पे बना है। ठीक है। अब देखो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझा दूं कि ये चीजें क्या थी। तो नेहरू जी ने ना कुछ पॉइंट रखे थे, कुछ पॉइंट बताए भाई, मान लो निम्न पॉइंट बनाए। उन्होंने बोला कि सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, हमारे देश में सब लोकतंत्र स्थापित होगा, हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, किसी के साथ मतलब भेदभाव नहीं होगा। कुछ इस तरीके की बातें बताई थी नेहरू जी ने, वही सारी थी उद्देश्य प्रस्ताव में। और हमारा जब संविधान बना तो उन पॉइंटों को उसमें शामिल किया गया। तो आपको आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि आगे मैं आपको यही क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा और वहाँ पे मैं कराऊंगा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप वहाँ से बहुत ईजिली इस चीज़ को समझ सकते हैं। ध्यान से देखो आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला गया या कैसे रास्ता निकाला गया। तो दोस्तों देखो यहाँ पे समस्या क्या थी, जब हमारा संविधान सभा में बात आई कि हमें अपनी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दें, तो वहाँ पे हो गया विवाद। क्यों हो गया विवाद? देखो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो हिंदी भाषा है यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा है उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन जो पहले ये समझ लो हिंदुस्तानी भाषा है कौन सी, जो हिंदुस्तानी भाषा है वो थी दो चीज़ों से मिली थी, एक हिंदी भाषा से मिलके बनी थी, दूसरी उर्दू भाषा से मिलके बनी थी। यानी हमारे देश में जो ज़्यादातर जनसंख्या थी ना वो हिंदी या उर्दू इन भाषाओं को बोलती थी। और तो ऐसे में क्या हुआ, गांधी जी ने ये बोला कि हमें एक ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए जिसको हमारे देश की बड़ी जनसंख्या आसानी से बोल सकती हो और समझ सकती हो। तो ऐसे में हो गया विवाद। विवाद क्या हो गया दोस्तों कि बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती थी ज़्यादा, जैसे कि असम में असमी बोली जाती है, ठीक है, केरल में मलयालम बोली जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है और मणिपुर में मणिपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज हमारे देश में जो कि बोली जाती है। अब ऐसे में इन लोगों को ये लगा कि भाई हिंदी को बना रहे हैं यानी हमारी लैंग्वेज को नहीं बना रहे, तो उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला भाई नहीं, हम तो हिंदी भाषा को राजभाषा नहीं बनने देंगे, हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को बनाना है। तो इस पर हो गया विवाद। तो ऐसे में कैसे सॉल्यूशन हुआ, क्या सॉल्यूशन हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। पहले इन सारे पॉइंटों को पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म, अलग जातियाँ और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। जब राष्ट्रीय भाषा चुनने का सवाल आया तो इस मुद्दे पर क्या हुआ, संविधान सभा में तनाव हो गया। हालांकि पहले तो ये तय हो चुका था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उन्होंने भी ये कहा था कि जो देश की राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए वो ऐसी भाषा होनी चाहिए कि देश के जो ज़्यादातर लोग हैं वो आसानी से बोल सकें और आसानी से समझ सकें। तो हिंदी और उर्दू जो थी इन दोनों के मेल से बनी थी हिंदुस्तानी, और ये ऐसी भाषा थी जो भारत में बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। तो देश में ज़्यादातर समुदाय जो थे वो इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो बात ये चली गई भाई इसको बना दी जाती है हमारी राष्ट्रीय भाषा। लेकिन ऐसे में हो गया विवाद। अब भाई विवाद कैसे हो गया संविधान सभा में,
तो हम इस विवाद को समझते हैं कि जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र थे, यानी जहाँ पे असमी, कोंकणी, मलयालम, कन्नड़, तमिल ऐसी भाषाएं बोली जाती थी, उन्होंने कर दिया विरोध। उन्होंने बोला भाई हमारे ऊपर तो आप हिंदी भाषा थोप रहे हो, यानी हमारे ऊपर हिंदी भाषा थोपी जा रही है, और ऐसे में राष्ट्रीय भाषा बनाने का उन्होंने कर दिया विरोध। तो इन दंगों ने संविधान सभा को यह एहसास दिलाया कि भाषा का जो विषय है उस पर निर्णय लिया जाए तो बहुत सोच समझ के लिया जाए, क्योंकि ऐसे में क्या हो सकता था, लड़ाई झगड़ा हो सकता था और बहुत तरह की मतलब विरोध हो सकते थे। तो संविधान सभा ने एक फैसला ये करा कि 5 साल तक हम क्या करेंगे, अंग्रेजी जो भाषा है उसको सरकारी कामकाज की भाषा बना देते हैं, और हिंदी में क्या करेंगे, जो हिंदी में कमियां हैं उन कमियों को हम सुधार लेंगे, हिंदी का शब्दकोश जो डिक्शनरी वगैरह उसका विस्तार करेंगे और नए नए शब्दों को उसमें जोड़ देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सिस्टम चला और बाद में इस चीज़ को पूरी तरीके से हल कर लिया गया। हालांकि जो हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, ठीक है, ओरिजिनल संविधान में, और बाद में क्या हुआ था दोस्तों, वही 14 भाषाएं बढ़कर 22 भाषा बन चुकी है। आज के टाइम पे हमारे संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे हमने क्या करा था, इसको जल्दी जल्दी मेन पॉइंट पढ़े थे। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें नेहरू जी ने संविधान सभा के लिए रखा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उसमें यह बताया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, हमारा संविधान बनेगा, तो संविधान में हम क्या करेंगे, यानी अपने संविधान में हम सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य अपने देश को घोषित करेंगे। सर्वप्रभुत्व संपन्न गणराज्य आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और संप्रभु गणराज्य, संप्रभु का मतलब होता है ऐसा देश जो अपने फैसले खुद ले सकता हो। फिर दूसरा क्या कहा कि हमारे देश की जो जनता है उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, सभी नागरिकों के विचारों का सम्मान किया जाएगा, उनको अपने विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, उनको क्या है, विश्वास, धर्म, उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी और उनको समानता मिलेगी। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो संविधान है उसमें सारी शक्तियां जो है वो सत्ता के स्रोत जो होंगे वो जनता होंगे, यानी संविधान फोकस करेगा जनता पर। अल्पसंख्यक लोग जो हैं, पिछड़े जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, दलित लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है। जो रियासतें हैं उनको भारतीय संघ में मिलाया जाएगा, और जो बाहर के जो संघ हैं अगर वो भी चाहें भारत में शामिल होना तो उनको भी भारत में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी जल्दी बताएं मैंने आपको, और ये जो क्वेश्चन थे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और यहाँ से हमारा 70% लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेनली इजी चैप्टर था, तो आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लें। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लेके आऊँगा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ है ना हिस्ट्री की, ठीक है, वो करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एपिसोड मैंने बना रखे हैं 9, अगले एपिसोड नंबर 10, एपिसोड नंबर 11, एपिसोड नंबर 12, एपिसोड नंबर 13, एपिसोड नंबर 14 और 15 ये लेकर आऊँगा मैं आपके पास, और इनमें होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सब चीज़ों को पढ़ते रहना, समझते रहना, देखते रहना। और अगर इस वीडियो में आवाज़ का इशू खत्म हो गया हो, अगर आवाज़ क्लियर आ रही हो, तेज़ आ रही हो, तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना के अपलोड कर दी थी, लेकिन मुझे दोबारा से इसलिए बनाना पड़ा इस वीडियो को क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट करके ये बताया था कि वॉइस में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो और वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और एक मेहरबानी ज़रूर करना दोस्तों कि शेयर कर देना। और सभी को शुक्रिया कहता हूँ मैं, बिल्कुल धन्यवाद। किस लिए शुक्रिया कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारे जो 15,000 सब्सक्राइबर थे, यानी 15K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमें लगा लगभग 9 मंथ, ठीक है, 9 महीने का टाइम लग गया है, 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं शायद, लगभग 10 महीने हो गए हैं, 10 मंथ्स, 10 महीने में 15,000 सब्सक्राइबर, दिन रात की मेहनत, और सारा टाइम दिया है मैंने 12th, स्पेशली जो टाइम दिया मैंने अपना 12th क्लास को दिया है। 11th क्लास के बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि 11th की वीडियो कम बनाते हो, लेकिन कोशिश करता हूँ कि भाई सभी के लिए कर पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अच्छे से करना तैयारी।